क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? A weightlifter lifted a load of 200 kg F to a height of 2.5 meter in 5 सेकेंड। तो देखो यहाँ जो फोर्स हो जाएगी वो क्या होगी? मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट ऑफ द लोड। और वो दी हुई कितनी है? 200 kg F। 200 kg F है ना? तो इसको अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? 200 इंटू 10 न्यूटन, दैट इज 2000 न्यूटन। एस कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर, है ना? और टाइम दिया हुआ है इसमें 5 सेकेंड। निकालने क्या बोल रहे हो? द वर्क डन। सो वर्क डन इक्वल टू व्हाट? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट सवाल है। फोर्स कितनी है? 2000। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 2.5। तो ये कितनी हो गई? 5000 जूल, या इसी को क्या बोल सकते हैं? 5 किलो जूल। के स्मॉल हो गई। आंसर हो गई ये फर्स्ट की। यहीं मैं सेकंड कर देता हूँ। सेकंड कह रहा है द पावर डेवलप्ड बाय हिम। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। सो 5000 अपॉन टाइम 5, दैट इज 1000 वाट या 1 किलो वाट। यहाँ पे लिखनी पड़ेगी वाट, 1 किलो वाट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ मशीन raises a load of 750 Newton through a height of 16 meter in 5 seconds. Calculate energy spent by machine, power at which the machine works. तो एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो बेसिकली वर्क डन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में गिवन है फोर्स इक्वल टू 750 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 16 मीटर, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन जो होगी वो बेसिकली क्या होगी? वर्क डन बाय द मशीन इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, that is 750 times 16। 16 से 0, 16 5 जा 80, कैरी 8, 60, 128। ये हो जाएगी 12,000 जूल या 12 किलो जूल। ये हो गई फर्स्ट। अब सेकंड में क्या कह रहा है? पावर। पावर पता है, वर्क अपॉन टाइम। सो 12,000 अपॉन 5। सो 5 से 2 4 0 0, सो 2400 वाट, दैट इज
2.4 किलोवाट। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर। सो पावर कितनी है? 3 किलोवाट। टाइम टेकन कितनी है? 10 आवर। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम? हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? अगर पावर के टर्म्स में लिखना हो एनर्जी इक्वल टू, तो पावर इनटू टाइम। पावर कितनी हो गई? 3 किलोवाट। टाइम कितनी है? 10 आवर। क्योंकि हमें आंसर किलोवाट आवर में लिखना है, तो ये कितनी हो जाएगी? 30 किलोवाट आवर फर्स्ट। सेकेंड कह रहा है जूल में। ओके, 1 किलोवाट, रिमेंबर यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 30 किलोवाट आवर है ना, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 30 किलोवाट आवर इक्वल टू 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सो ये हो जाएगी 108 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसी को हम लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10⁻⁸ जूल। ये हो गया आंसर। देखो इसमें क्या कह रहा, अ बॉय ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर 40 kg। तो मास कितनी हो गई? 40 किलोग्राम। रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 15 स्टेप्स, 15 स्टेप्स की फ्लाइट, ईच 15 सेंटीमीटर हाई। ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 15 स्टेप्स है और 15 सेंटीमीटर हाई, तो इतनी सेंटीमीटर होगी। 15 जो 225 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2.25 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितनी लग रही है? 10 सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना क्या? फर्स्ट वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाएगी? mg। मास इतनी है, टाइम डिस्प्लेसमेंट, मास कितनी है? 40, g 10 लेनी है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है? 2.25। तो ये हो गई 900 जूल। सेकेंड पावर, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो पावर क्या हो जाएगा? वर्क है 900 जूल आई है यहाँ से, और टाइम कितनी है? 10। सो पावर इक्वल टू 90 वाट। क्वेश्चन नंबर 10। A water pump raises 50 liters of water through a height of 25। देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और जितनी लीटर वाटर होती है उतनी ही उसकी मास भी हो जाएगी। तो देखो क्या कह रहा, a water pump raises 50 liters of water through a height of 25 meter in 5 सेकेंड। तो मास कितनी हो गई? 50 kg। क्यों? सिंस 50 लीटर वाटर जो होती है उसकी मास कितनी होती है? 50 kg, ये याद रखना। फिर
हाइट कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई 25 मीटर, टाइम कितनी है 5 सेकेंड। पावर निकालनी है, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स कितनी हो जाएगी mg टाइम s अपॉन टाइम। तो 50 डालेंगे, g 10 डालेंगे, s 25 और t 5 डालेंगे। 5 से ये 10 टाइम्स में, तो 2500 वाट इतनी हो जाएगी पावर। Question number 11. A man raises a box of 50 kg mass to a height of 2 meter in 2 minutes. तो देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैन 1, मास कितनी है 50 kg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर, और टाइम कितनी है 2 मिनट, दैट इज 120 सेकेंड। यहाँ मैं डालता हूँ मैन 2। इसके लिए भी मास कितनी है 50 kg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर, और टाइम कितनी लग रही है 5 मिनट, दैट इज 300 सेकेंड। तो कंपेयर द वर्क डन। तो वर्क डन फर्स्ट आदमी क्या करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है mg टाइम s, मास कितनी है 50, g है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 2 डेट इज 1000 जूल। तो यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट, मास डालो 50, g 10, s की वैल्यू 2, ये भी हो गई 1000 जूल। ओके, तो हम दोनों की वर्क की रेशियो निकालते हैं। तो वर्क डन बाय फर्स्ट अपॉन वर्क डन बाय सेकेंड कितनी हो जाएगी 1000 जूल अपॉन 1000 जूल, तो क्या हो गई 1/1। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं वर्क डन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, दोनों सेम वर्क करेंगे, भले ही दूसरे आदमी को ज़्यादा टाइम लग रहा, उससे वर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निकालना रेशियो पावर डेवलप्ड बाय देम। तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँ तो स्पेस मिल जाएगी। देखो पावर बाय 1 अपॉन पावर बाय 2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्क डन बाय T1, वर्क डन 2 बाय T2, है ना। तो इसी को लिख सकते हैं W1 बाय W2 इंटू T2 बाय T1। ओके, W1 बाय W2 कितनी है 1/1, T2 कितनी है, T2 है 5 मिनट, और T1 कितनी है 2 मिनट, तो मिनट मिनट कैंसिल, तो 5/2। तो पावर की रेशियो क्या हो गई 5:2, करेक्ट। तो चूँकि पहला आदमी जो है कम टाइम लगा रहा है, इसलिए ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा दूसरे के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। तो देखो यहाँ समझो, इसको जीरो लाइन मान लो, यहाँ से पानी को खींचना है ऊपर, कितनी हाइट 80 मीटर, करेक्ट, और मास कितना है 500 kg, टाइम कितनी लग रही है 10 सेकेंड। ओके, और समझो खींच के यहाँ एक टैंक है उसमें स्टोर करनी है। ओके, तो बेसिकली
पहला सवाल जो है वो है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाएगी? mg टाइम डिस्प्लेसमेंट। मास इसकी 500 है, g10 हो गई, s 80 है, तो 8 5 जा 40, उसके बाद कितनी जीरो है? 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, इतनी जूल वर्क होगी। दैट इज 4 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4 5, 10 रेज टू 5 जूल। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है? द पावर एट विच द पंप वर्क। पावर इक्वल टू क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हो गई इसकी 4 इंटू 10 रेज टू 5, और टाइम कितनी है? 10। तो एक 10 रिमूव हो जाएगी, बच जाएगी 4 इंटू 10 रेज टू 4 वाट। सी में हमें कह रहा है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ़ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। मतलब हमसे ये पावर इनपुट पूछ रहा है। तो याद रखना एफिशिएंसी इक्वल टू होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। समझ में आया? तो मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, जगह मिल जाएगी। तो इफ़िशियंसी कितनी है? 40%। पावर आउटपुट कितनी है? अभी हमने निकाला 4 इंटू 10 रेज टू 4 अपॉन पावर इनपुट। सो पावर इनपुट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 इंटू 10 रेज टू 4 अपॉन 40%। दैट इज 4 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू 2 अपॉन 40। 4 से 10 कैंसिल, 10 से एक 10 कैंसिल, दैट इज 10 रेज टू 5। तो 10 रेज टू 5 वाट। ओके, 10 रेज टू 5 वाट को ही 100 किलो वाट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। तो ऑक्स ने जो मैक्सिमम फोर्स लगाया है एफ मैक्स, वो कितनी है? 1000 न्यूटन की। It is taking part in a kart race and is able to pull the kart at a constant speed. Velocity कितनी हो गई? Speed कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। While making its best effort. Calculate the power developed by the ox. Power क्या होगी? तो जो पावर होती है वो फोर्स टाइम वेलोसिटी होती है। तो फोर्स कितनी हो गई? 1000 इंटू 30, दैट इज 30,000 वाट। इसी को क्या बोलेंगे? 30 किलो वाट। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलो वाट। पावर दी हुई है 40 किलो वाट, दैट इज 40 इंटू 10 रेज टू 3 वाट। एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज अ लोड? ओके, फोर्स दी हुई है 20,000 न्यूटन। वी पूछ रहा है। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स टाइम वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? पावर अपॉन फोर्स। पावर दी हुई है 40,000, है ना, और फोर्स आ गई 20,000, तो 2 से कैंसिल हो गई, तो स्पीड कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर। देखो फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मैं कलर वाइट ले लेता। Two bodies of equal masses are placed at heights h and 2h। तो ये रेफरेंस साइट है। एक बॉडी समझो इस हाइट के ऊपर रखी हुई है, ये है h। दूसरी बॉडी यहाँ रखी हुई है और ये है
2h हाइट पे। ओके, मास दोनों की सेम है, इसकी मास लेट से m है तो इसकी भी मास क्या हो जाएगी m। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। ओके, तो आप इसको लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इक्वल टू mgh। तो mgh हो गई। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगी mg2h। ओके, तो रेशियो क्या हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, ये हो जाएगी mgh अपॉन 2mgh, क्योंकि ये क्या बन जाती है 2mgh। 2mgh, यहाँ mgh और mgh कैंसिल, तो आ गई 1/2। रेशियो क्या हो जाएगी 1/2, 1:2। सवाल नंबर सेकेंड क्या कह रहा, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg mass kept at a height of 5 meter above the ground if g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर बॉडी रखी हुई है, ये एक बॉडी रखी हुई है, वो देखो h इक्वल टू 5 मीटर है ना, और इस बॉडी की मास कितनी दी हुई है 1 kg। क्लियर हो गया। हमें क्या ढूंढना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो गिवन है, वो गिवन मास इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, height that is displacement equal to 5 meter. So gravitational potential energy equal to mgh, so 1 into 10 into 5, 50 जूल, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, अ बॉक्स ऑफ वेट 150 किलोग्राम फोर्स kgf। तो यहाँ पे फोर्स कितनी हो गई 150 kgf इक्वल टू हो जाएगी आप 150 इंटू 9.8 न्यूटन। तो कर लो यहाँ पे 9.8 इंटू 98 इंटू 15 हो गई, तो 98 इंटू 15 क्या हो जाएगी 15 8 जब 120, 120 और यहाँ 12 हो गई कैरी, 15 9 जब 135, 10 145 टू 147, तो होगी ये 1470 जूल, जूल कह रहा हूँ न्यूटन, गड़बड़ कर दी, फोर्स है न्यूटन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिर क्या कह रहा है, हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट इज इक्वल टू दिस। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है G.P.E है, वो कितनी है 14700 जूल। ओके गुड, फाइंड द हाइट ऑफ बॉक्स अबव द ग्राउंड। हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh,
यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 14700 और mg यहाँ पे गिवन है 1470। ये हो गई हाइट। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगी 14700 अपॉन 1470, 0 कैंसिल, ये हो गई 10 मीटर। याद रखना इसी को mg बोलते हैं, फोर्स। mg बेसिकली क्या होती है, वेट, है ना, मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा अ बॉडी ऑफ मास 5 kg falls from a height of 10 meter. How much energy does it possess at any instant? तो सवाल को समझते हैं। ये यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ओके, क्लियर, और ये है हाइट 10 मीटर। यहाँ से ये गिर जाती है, ओके। तो देखो पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो कह रहा है ये बॉडी कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, या फिर यहाँ हो, किसी भी पोजीशंस पे हो, तो टोटल एनर्जी बॉडी की क्या होगी उस पोजीशंस पे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हमें पता है एक बॉडी की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, ओके। लेकिन इस पोजीशंस पे जब ये रेस्ट में है, टोटल एनर्जी निकालना इजी होगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट में, यानी जब मैक्सिमम हाइट पे हो और रेस्ट में हो, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है, करेक्ट। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे कंडीशन डाल देना, व्हेन टोटल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी is kept at maximum height, क्लियर, और वो रेस्ट में भी होनी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो डाल दो, मास कितनी है इसकी, इस बॉडी की मास 5 kg है ना, इस बॉडी की मास दी हुई है 5 kg। तो 5g कितनी होती है, वैल्यू दी हुई है 10 दी हुई है, और हाइट दी हुई है 10, तो कितनी होगी 500 जूल। तो ये बॉडी यहाँ होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कितनी होगी 500 जूल। जब बॉडी यहाँ चली आई तो टोटल एनर्जी तो इसकी 500 जूल होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल नहीं होगी। और जब बॉडी यहाँ आ गई तो टोटल एनर्जी तो इसकी 500 जूल होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये एक कंडीशंस है जिसको हम यूज करके टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg should be lifted if the energy spent in doing so is 1 joule. Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है देखो, पहले बॉडी यहाँ थी, है ना, ओके। मान लो जब ये बॉडी को यहाँ से इस हाइट, ये हाइट कितनी है h पे तुम लेके गए, करेक्ट, और ये बॉडी की मास भी लिखे देता हूँ, इस बॉडी की मास कितनी है 0.5 kg। जब 0.5 kg की बॉडी को तुम सरफेस से h हाइट पर लेके जाते हो तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है ऐसा करने में, 1 जूल। कितनी हो गई 1 जूल, क्लियर हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, ये हाइट ही ढूंढनी है, क्लियर। तो हमें पता है टोटल एनर्जी जो होती है, जो तुमने लगाई है, वो स्टोर हो जाएगी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जब बॉडी मैक्सिमम हाइट को रीच करेगी, है ना। जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, इस पोजीशंस पे आ जाएगी, तो जो भी एनर्जी तुमने लगाई है वो किस में स्टोर हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, mgh, करेक्ट। और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एट मैक्सिमम हाइट, है ना, वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी स्पेंट के। तो तुमने कितनी एनर्जी स्पेंड की है ऐसा करने के लिए, 1 जूल। तो मास कितनी है तुम्हारी, 0.5, जी कितनी है 10, तो ये हो गई हाइट h। तो बेसिकली 5h इक्वल टू 1 आ गई, सो h इक्वल टू 1/5 मीटर, इसी को क्या बोलते हैं, 0.2 मीटर। ये हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। A boy weighing 25 kg F climbs up from the first floor at height 3 meter above the ground to third floor at height 9 meter above the ground. What will be the increase in his gravitational potential energy? तो देखो ये है ग्राउंड, ये मान लो हो गई फर्स्ट फ्लोर, ये हो गई सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। तो ये जो बच्चा है ये फर्स्ट फ्लोर, ओके, मतलब ये यहाँ पे खड़ा है ना। और ये हाइट ग्राउंड से कितनी है, ये है 3 मीटर। और यहाँ से ये थर्ड फ्लोर पे जाएगा, तो फर्स्ट फ्लोर हो गई, सेकेंड, थर्ड, यहाँ जाएगा ये बच्चा, ओके। और इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी हो गई, इसकी हाइट है 9 मीटर, ओके। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी जो फोर्स है बच्चे के ऊपर वो कितना लग रहा है, देखो फोर्स 25 kg F को अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करें तो कितनी हो जाएगी, 250 न्यूटन, यानी mg कितनी लग रही है, 250, ओके। तो फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चाइल्ड इज एट फर्स्ट फ्लोर, है ना। इसको लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट F इंटू H1 इसको बोल देते हैं, या रहने दो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लो, इतने करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितनी होगी 250, डिस्प्लेसमेंट 3, तो 750 जूल। अब होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चाइल्ड इज एट सेकेंड फ्लोर, है ना, सेकेंड फ्लोर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड फ्लोर पे क्या हो जाएगी, 250 इंटू 9, दैट इज 225 जूल। तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट, ये इसको थर्ड फ्लोर कर दो, थर्ड फ्लोर माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट फ्लोर, दैट इज 2250 माइनस 750, और 2250 माइनस 750 करेंगे तो ये आएगी 1500,
जूल। तो आंसर क्या हो जाएगी 1500 जूल। दैट्स इट। देख लो इस सवाल को। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। 7 क्या कह रहा है? A vessel containing 50 kg of water is placed at a height 15 मीटर। तो मास कितनी है 50 kg, हाइट कितनी हो गई 15 मीटर। Assuming the gravitational potential energy at ground be zero, what will be the gravitational potential energy of water in the vessel? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। तो मास कितनी हो गई 50, जी 10, एच 15, 15 5 जा 75, डबल जीरो जूल। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। A man of mass 50 kg climbs up a ladder of height 10 meter. Calculate the work done by the man, the increase in his potential energy. ओके, एक आदमी है जिसका मास कितना दिया हुआ है 50 kg, क्लाइम्स अप अ लैडर ऑफ हाइट 10 मीटर। तो समझो ये वॉल है और यहाँ लैडर लगी हुई है जिसकी हाइट है 10 मीटर। वॉल नहीं दिया हुआ, मैंने बस ऐसे ही बना दी। तो ये कितनी है 10 मीटर। कैलकुलेट द 10 मीटर, हाँ, द वर्क डन बाय द मैन, द इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या हो जाएगी? वर्क डन होती है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी हो गई एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई एच, हाइट ही हो गई, मास हो गई 50, जी हो गई 9.8 और एच हो गई 10। तो ये हो गया 9.8 इंटू 50, दैट इज 49 और यहाँ 00, 4900 जूल। तो आदमी कितना काम करेगा 4900 जूल। जो वर्क डन होगी आदमी ने जो वर्क किया वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी उतनी ही। तो सेकेंड वर्क डन इक्वल टू क्या होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कितनी हो जाएगी 4900 जूल। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ ब्लॉक ए हुज वेट इज 200 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका वेट, मास नहीं वेट, वेट का मतलब क्या होता है एम जी, वो कितनी है 200 न्यूटन। इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर। तो इस स्लोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ एफ लग रही है जिसकी वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन। ओके, स्टैंड फॉर व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ ब्लॉक। तो देखो पहला वर्क क्या होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऊपर की तरफ कितनी लग रही है 150 है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5। तो क्या हो गई 150 इंटू 5, दैट इज 750 जूल। तो इतनी वर्क करेगी। फिर क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में बी, बाय हाउ मच हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीज्ड। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे
3 मीटर हाइट है। ओके, ब्लॉक पहले कहाँ पे है, यहाँ पे, डैट मीन्स यहाँ पे। कितनी हाइट ब्लॉक ऊपर गई, 3 मीटर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, डैट मीन्स 200 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगी 600 जूल। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, 600 जूल, जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देन मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब ब्लॉक ग्राउंड से टॉप पे चली जाएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 600 जूल ज़्यादा हो जाएगी। ओके, पूरी क्वेश्चंस को फिर से समझो। जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ रही है तो कितना वर्क होगा, 750 जूल। लेकिन जब ये यहाँ पहुँच गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, पहले से 600 जूल। जब यहाँ थी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी था, मान लो x था, और जब यहाँ पहुँच गई तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 600 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा वो देखो। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है जिसकी मास कितनी है, 1 kg, और वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो ये हो गई हाफ 110 का स्क्वायर, यानी 100/2 कैंसल आउट हो गया 50, सो 50 जूल। Question number 11. If the speed of a car is halved, how does its kinetic energy change? देखो, ये हो गई कार, मान लो अभी इसकी मास m है और वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। अब इसी कार की, सेम कार की मास तो सेम ही रहेगा, वो तो कम होगा ही नहीं, लेकिन कह रहा है वेलोसिटी हाफ हो जाए, तो नई जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्राइम, वो क्या हो जाएगी, हाफ मास v/2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ mv²/4। हाफ mv² को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बाय 4। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी प्राइम, वो पुरानी की क्या है, 1/4 है ना। तो दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी, नई काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओल्ड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गई, 1/4। अब नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, अभी इक्वल मासेस हैं, दो बॉडीज है ना, इसकी मास m है तो इसकी भी मास m हो गई, इसकी वेलोसिटी v कह रहा है और इसकी वेलोसिटी 2v कह रहा है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 2v। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की क्या हो जाएगी, हाफ mv², और इसकी काइनेटिक एनर्जी प्राइम इक्वल टू हाफ m2v का स्क्वायर, दैट इज ये क्या हो गया, हाफ m4v², दैट इज क्या होगी, 4 बाहर ले लो, हाफ mv², और हाफ mv² को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम इक्वल टू क्या होगी, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, हमें फर्स्ट से नई वाली को का रेशियो पूछ रहा, तो क्या होगी, 1/4, करेक्ट। ये इधर आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड में ये क्या हो जाएगी, 15 इंटू 5/18। तो ना भी करे तो चलेगा ही, क्योंकि रेशियो पूछ रहा, तो ना ही करते हैं, किलोमीटर में ही रखते हैं। वाइल अनदर सिमिलर कार, यानी
ये कार, दोनों की मास क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी, है ना, सिमिलर है। तो इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, तो इस कार की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो पहली कार की काइनेटिक एनर्जी अपॉन दूसरी कार की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा। तो पहली कार की क्या हो जाएगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये जो है 15 का स्क्वायर, और दूसरी की क्या हो जाएगी, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर, ये वी स्क्वायर वी प्राइम, एम एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो वी स्क्वायर। तो पहली की 15 इंटू 15 हो जाएगी, दूसरी की 30 इंटू 30, तो 15, ये 2 से, ये भी 2 से, तो कितनी हो गई, 1/4। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। दैट्स इट।